हरियाणा के बहादुरगढ़ के इन जंगलों में एक लड़की की बिना कपड़ों के लाश मिलती है। लाश की हालत देख के अभी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसके साथ कुछ बहुत घिनौना काम किया है, जिसके बाद इसको मार के यहीं पे फेंक गया है, क्योंकि इस लाश का जो सर था वो गायब था। देखने में क्लियरली लग रहा था कि ये कत्ल किया गया है, लेकिन कत्ल करने वाला बहुत शातिर था, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसके थ्रू पुलिस इस कातिल तक पहुंच पाए। सबसे पहले तो लाश का सर काट दिया गया था ताकि लाश की पहचान ना हो सके। उसके बाद लाश के सारे कपड़े भी खुलवा के फेंक दिए गए थे ताकि कपड़ों से भी लाश को पहचाना ना जा सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि ना तो लाश के आसपास कोई फोन था, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड था, और ना ही कुछ ऐसा था जिससे पुलिस इस लड़की की आइडेंटिटी पहचान पाए। हरियाणा की यमुनानगर पुलिस के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन पुलिस अपनी इंटेलिजेंस का यूज करती है। पुलिस दिन रात एक कर देती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। और ये इंसिडेंट 7 दिसंबर 2025 को हुआ था, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही पुलिस कातिल तक पहुंचती है। और जब कत्ल का खुलासा होता है तो पता चलता है सिर्फ शारीरिक प्यार ही आपको लाइफ लॉन्ग साथ में नहीं रख सकता, और अगर जबरदस्ती आप ये करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इतने भयानक जुर्म होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। जब इस मिस्ट्री से पर्दा उठता है तो रिश्तों, धोखे और बेरहमी की ऐसी परतें निकल के सामने आती हैं जो आपको झकझोर के रख देंगी। इंसिडेंट है 7 दिसंबर 2025 का, जब हरियाणा की यमुनानगर की एक नर्सरी में पुलिस को एक सरकटी लाश मिलती है, वो भी बिना कपड़ों के। लेकिन पुलिस को पहचानना यह था कि आखिरकार ये लाश है किसकी। इसी के चलते पुलिस आसपास के सब पुलिस स्टेशंस में पूछना शुरू कर देती है कि क्या वहां पे कोई भी किसी भी औरत के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा के गया है। जब हरियाणा में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलती है तो इसके बाद पुलिस आसपास की स्टेट्स में पता करना शुरू कर देती है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो या फिर हो यूपी। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। मतलब इस औरत के मिसिंग होने तक की रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई थी। ये कैसे पॉसिबल था? अब जब कोई भी खुलासा नहीं हो रहा था, कहीं से भी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिली थी, और देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत गए थे। इसके बाद पुलिस फैसला करती है कि 11 दिसंबर को ये जो लाश मिली थी बिना सर के, उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाए, ताकि ये क्लियर हो कि क्या मरने से पहले इस औरत के साथ कुछ गलत किया गया है या नहीं। और इस सब के दौरान पुलिस अपना आखिरी हथियार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का सहारा लेना शुरू कर देती है। एक तरफ इस लाश का पोस्टमार्टम होता है बिना सर के, और ये चीजें क्लियर होती हैं कि इस लाश के साथ या फिर इस शरीर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। किसी भी तरह की चोट अभी तक देखने में सामने नहीं आई थी, और क्लियरली पता चल रहा था कि सिर्फ गला घोटने की वजह से इसकी जान ली गई है। शायद उसके बाद ही इसका गला काटा गया है। बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ गई थी। विसरा रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था, जिसको अभी लगभग 1 महीना लगना था। वहीं दूसरी तरफ इस लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है सेवा समिति की हेल्प से। और इसी सब के बीच 11 से 12 दिसंबर के बीच में ही पुलिस के हाथ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की वजह से कुछ लगता है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है तो जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था उसके आसपास एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई देती है, जो कि यूपी के सहारनपुर की थी। और ये इकलौती ऐसी गाड़ी थी जो कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट देके जा रही थी। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, ये कड़ियां जुड़नी शुरू होती हैं। मतलब ये गाड़ी उन्हीं एरियाज में घूम रही थी जहां पे ये पॉसिबल था कि ये सब कुछ किया गया हो और रात के अंधेरे में किया गया हो, क्योंकि लाश मिलने पे, उसका पोस्टमार्टम होने पे पता चल गया था कि 6 दिसंबर रात के 8 से 10 के बीच में ही ये खून हुआ था। अब जब पुलिस देखती है कि इस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज उसी एरिया की है जहां पे ये खून हुआ था, उसी समय की है जिस समय ये खून हुआ था, तो इस गाड़ी में बैठे हुए इंसान, या फिर ये कहें कि उस एरिया के उस टाइम के आसपास जितने भी फोन नंबर एक्टिव थे उनको ट्रेस किया जाता है। और पुलिस के हाथ फाइनली एक इंसान का पता चलता है। ये इंसान था यूपी के सहारनपुर के टिडोली गांव से। जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है तो एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है। इस इंसान का नाम था बिलाल, उम्र 30 साल। 13 दिसंबर को पुलिस बिलाल के घर पहुंची थी, और इत्तेफाक से 14 दिसंबर को यानी कि अगले ही दिन बिलाल की शादी होने वाली थी। मतलब कि एक दिन पहले यानी कि 13 दिसंबर को भी उसकी बहन की शादी वहीं पे हो रही थी। पुलिस बिना देरी किए बिलाल को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है पूछताछ के लिए। और वहां पे जब पुलिस बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाती है तो बिलाल फाइनली कुछ खुलासे करता है। खुलासे ऐसे जो किसी भी इंसान को झकझोर के रख दे। और इसके बाद बिलाल जो खुलासे करता है उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जिस लड़की का कत्ल हुआ था
कहीं ना कहीं वो खुद भी इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। बिलाल ने जो कुछ भी बताया वो समझाने के लिए हमें लगभग 15 साल पीछे जाना पड़ेगा। बिलाल ने बताया कि जिस औरत का कत्ल हुआ था उसका नाम था उमा, और वो भी यूपी के सहारनपुर की ही रहने वाली थी। 15 साल पहले उमा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं तय कर दी थी, अरेंज मैरिज। लेकिन उसके बाद जब शादी होने वाली थी उमा की, मतलब 15 साल पहले जिस रात शादी होने वाली थी, उस रात से पिछली रात ही उमा का एक लवर था जिसका नाम था जॉनी। वो उमा के घर पहुंचता है और उसको भगा के उसके घर से ले जाता है। मतलब उमा अपने लवर जॉनी के साथ भाग गई थी और उसके बाद उन्होंने शादी भी कर ली थी। जिसके बाद जो उमा की फैमिली थी उन्होंने उमा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा था। लगभग 15 साल उमा अपने हस्बैंड के साथ जॉनी के साथ रहती है, जिससे उसने लव मैरिज की थी। लेकिन 15 साल रहने के बाद जब उनका एक बेटा भी था 13 साल का, उस दौरान उमा की मुलाकात होती है बिलाल से। बिलाल उन्हीं के एरिया के आसपास एक टैक्सी ड्राइवर था। ये मुलाकात बातों में बदल जाती है और ये बातें प्यार में बदल जाती हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि एक लव मैरिज, किसी औरत ने लव मैरिज की है, मतलब खुद से अपने प्यार से शादी की है, लेकिन उसके बावजूद 15 साल के बाद उसको किसी और इंसान से प्यार हो जाता है। क्या ये किसी तरह का सच्चा प्यार था? खैर, अभी एक तरफ जो उमा थी वो शादीशुदा थी जॉनी के साथ, वहीं दूसरी तरफ उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था बिलाल नाम के इंसान से। शादी के 15 साल हो जाने के बाद, मतलब लगभग 1.5 साल पहले, जो उमा थी वो अक्सर अपने घर पे जॉनी से लड़ती रहती थी जिससे उसकी शादी हुई थी। देखते देखते ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि 1.5 साल पहले उमा ने जॉनी से डिवोर्स ले लिया और साथ ही कोर्ट में खड़े होके जज साहब के सामने ये भी कहा कि उसको अपने बेटे की कस्टडी भी नहीं चाहिए। वो चाहती है अकेली अपने लवर बिलाल के साथ रहना। अब यहाँ उमा और जॉनी अलग हो जाते हैं और जो बच्चा था उसकी कस्टडी जॉनी को दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो उमा थी वो यूपी के ही देहात कोतवाली के गंगोत्री कॉलोनी में एक कमरा लेके रहना शुरू कर देती है, जहां पे बिलाल भी उसके साथ लिव इन में रह रहा था। उमा के लिए उसकी जिंदगी फिर से अच्छे से शुरू हो गई थी। बिलाल ही यहाँ पे उमा का हर तरह का खर्चा उठाया करता था। इसके अलावा उमा भी हल्का फुल्का काम कर रही थी, लेकिन मेजोरिटी में जो खर्चे थे वो बिलाल ही संभालता था। लेकिन बिलाल ने अपने घर पे कुछ भी नहीं बताया था कि वो किसी के साथ लिव इन में रह रहा है या फिर वो किसी से प्यार करता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन था अलग अलग धर्मों से दोनों का होना। बिलाल जानता था कि उसकी फैमिली शायद उमा से उसको शादी करने के लिए अलाउ ना करे, और दूसरी बात यह भी थी कि कहीं ना कहीं वक्त बीतने के साथ बिलाल का मन भी उमा से भरता जा रहा था। लगभग 1.5 साल हो जाता है और इसके बाद उमा उसको शादी करने के लिए फोर्स करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बिलाल, जो कि उमा से शादी नहीं करना चाहता था, उसका मन काफी हद तक उससे भर गया था। और इसी सब के दौरान जो बिलाल की फैमिली थी, बिलाल की शादी एक लड़की से फिक्स कर देती है 14 दिसंबर 2025 को ही। लेकिन ये सच बिलाल ने उमा को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ये सच बताएगा तो कहीं ना कहीं उमा हो सकता है उसको परेशान करना शुरू कर दे, ये शादी अच्छे से होने ना दे, या फिर वो बिलाल के घर पहुंच जाए, वहां पे क्लेम करे कि बिलाल उसके साथ पिछले 1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। ये सब कुछ बिलाल को अंदर ही अंदर से बहुत परेशान कर रहा था और वो समझ गया था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उमा को इस रास्ते से हटाना ही उसका एस्केप है। और इसके बाद जैसे ही बिलाल की शादी फिक्स होती है, वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। जब उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आएगी तो जो पुरानी वाली है वो इस दुनिया से चली जाएगी, और कैसे जाएगी ये सारा प्लान वो कर चुका था। डेट आती है 6 दिसंबर 2025। रात का समय था। बिलाल वापस अपने रूम पहुंचा था जहां पे वो उमा के साथ रह रहा था। उमा से वो कहता है रात के लगभग 7 से 8 बजे कि चलो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ। उमा बहुत खुश थी कि फाइनली हम बाहर जा रहे हैं, डिनर बाहर करेंगे, एंजॉय करेंगे। इसी के चलते उमा भी अग्री हो जाती है। 8 बजे के आसपास वो यूपी के सहारनपुर से निकलते हैं। लगभग 80 किलोमीटर का सफर वो तय करते हैं हरियाणा की तरफ। और हरियाणा के आसपास पहुंचने के बाद बिलाल कोशिश करता है एक रूम ढूंढने की, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी एक कमरा लेके वो उस कमरे में ही ये सब कुछ करेगा। लेकिन बिलाल को कहीं कमरा मिलता ही नहीं है, जिसके बाद वो प्लान को चेंज करता है। प्लान को चेंज करने के बहाने वो बीच रोड में, जहां पे देखता है आसपास ज्यादा गाड़ियां नहीं है, वहां पे अपनी गाड़ी पार्क करता है और बहाने से उमा को कहता है कि जो सीट बेल्ट है वो फिक्स नहीं हो रही। बिलाल गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उमा उसकी सामने वाली सीट पे बैठी थी। दोनों ही सीट्स पे सीट बेल्ट मैंडेटरी होती है। इसी के चलते बिलाल गाड़ी रोक के पीछे वाली सीट पे जाता है। हालांकि उमा अभी भी आगे ही बैठी हुई थी। वो इस सीट बेल्ट को फिक्स करने के बहाने उमा की सीट बेल्ट को खुलवाता है
और उसके बाद उसी सीट बेल्ट से उसका गला घोटना शुरू कर देता है। उमा को शायद 1 सेकंड पहले तक ये पता भी नहीं था कि बिलाल के इंटेंशंस क्या हैं और वो क्यों उसको बाहर घुमाने लेके आया है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही थी, लेकिन उमा के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बिलाल तब तक उमा का गला घोटता रहता है जब तक उमा की जान नहीं चली जाती, और उमा की जान जाने के बाद बिलाल लाश के साथ इसी गाड़ी में बैठता है और आसपास घूमना शुरू कर देता है, एक प्लानिंग करते हुए कि किस तरह से वो इन सारी चीजों से निजात पाएगा। सबसे पहले बिलाल बहादुरगढ़ के आसपास एक नर्सरी में पहुंचता है। वहां पे देखता है कोई भी इंसान नहीं था, रात का ये वक्त था। इसी के चलते वो सबसे पहले उमा के कपड़े उतारता है, उसके बाद उसकी लाश को इसी नर्सरी के बीचों बीच लेके जाता है। वहां पे जो चिकन काटने वाला चाकू होता है वो बिलाल अपने साथ गाड़ी में ही रखे हुआ था। उस चाकू को निकालता है और इसी नर्सरी के बीचों बीच जाके उमा का गला उसके धड़ से अलग कर देता है। धड़ को वहीं पे फेंक देता है बिना कपड़ों के और सर को अपने साथ ही ले जाता है। प्लानिंग इसी तरह की थी कि लाश पे ना तो कोई कपड़ा था और ना ही सर था। पुलिस आखिरकार उसको पहचान कैसे पाएगी, और इस सर को ले जाके थोड़ी ही दूरी पे लाल ढांग के जंगलों में खाई में फेंक देता है। बिलाल जानता था कि ये जो खाई है इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, पॉसिबली थोड़े ही टाइम में जो उमा का सर है इसको जानवर खा जाएंगे और उसके बाद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन बिलाल इस सबसे बेखबर था कि पुलिस अगर अपनी आई पे आ जाए तो कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो उसको ढूंढ ही निकालती है। इसी तरह से बिलाल के साथ भी हुआ। बिलाल को 13 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस डिमांड करती है 8 दिन की उसकी रिमांड की, ताकि वो बिलाल से उगलवा सके कि जो हथियार उसने इस्तेमाल किया था वो कहां पे फेंका था। पुलिस चाहती है एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बिलाल के अगेंस्ट बनाना, ताकि बिलाल को किसी भी तरह की रिलैक्सेशन कोर्ट की तरफ से मिल ही ना पाए और पुलिस का केस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि बिलाल को सख्त से सख्त सजा हो। खैर, उमा का 15 साल पहले अपने आशिक जोनी के साथ भाग जाना और उसके बाद अलग होके फिर से बिलाल के साथ रहने लग पड़ना, यही वो कारण था जिसकी वजह से पुलिस को कहीं पे भी किसी के भी मिसिंग होने की पुलिस रिपोर्ट मिली ही नहीं थी, क्योंकि उमा का भी इस दुनिया में बिलाल के सिवा कोई था ही नहीं। उसकी फैमिली 15 साल से उससे बातचीत करती ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जॉनी और उसका बेटा उमा से खुद से मिलने नहीं जाते थे। हालांकि 15 दिन पहले उमा अपने बेटे से मिलने गई थी। जब जॉनी वहां पे नहीं था, अपने बेटे को वो कुछ कपड़े देके आई थी, लेकिन इसके अलावा उनकी बातचीत ज्यादा होती ही नहीं थी। इनफैक्ट जब पूछा गया तो उमा के बेटे ने खुद बताया कि पिछले 1-1.5 साल से उसकी माँ उसके पिता से बिना किसी कारण के ही लड़ती रहती थी। शायद रीजन यही था वो उनसे अलग होना चाहती थी, और शायद रीजन यही था कि वो बिलाल के साथ रहना चाहती थी। वो निकली तो थी 1.5 साल पहले अपनी एक नई जिंदगी बसाने, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिर्फ 1.5 साल ही हैं उसकी जिंदगी के बाकी बचे हुए। अगर वो जॉनी के साथ रहती, अपने बेटे के साथ रहती तो अच्छे से रहती, जिंदा भी रहती, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इसने उसकी जान ले ली। आपका क्या मानना है, इसमें विक्टिम कौन है और कल्प्रिट कौन है? आप अपने सुझाव, अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह के इंसिडेंट शेयर करने से हमारा इंटेंशन या फिर मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि दुनिया में अवेयरनेस आए, आप जाने कि किस तरह से लोग अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देते हैं। आई रियली होप आप अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।